Males do not have the capacity of expressing their emotions. वो छुपाते हैं ऐसा नहीं, उनकी वो कैपेसिटी बचपन में खत्म हो जाती है। और उसका पूरा उन्होंने कहानी बताई। कहानी ये बताई कि जब बच्चा 6-7 साल का होता है, आप देखेंगे जब बच्चा पैदा होता है, बेटा हो या बेटी हो, माँ के साथ चिपक के सोता है जी। तो उसको माँ के साथ बड़ा सुकून मिलता है। उसको लगता है कि यही मेरा संसार है, क्योंकि माँ उसकी सभी जरूरतें पूरी करती है, तो उसको कंफर्ट लगता है वहाँ। फादर के साथ अच्छा लगता है, पर फादर के साथ लंबे समय का कंफर्ट नहीं है, वो कुछ मिनट का है, कुछ समय मतलब एंजॉय करने का है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट में हमेशा माँ पसंद आती है। अब 6-7 साल या 8 की उम्र के बाद क्या होता है कि बेटे को हम माँ से अलग करने लगते हैं कि अलग कमरे में सो, दूर सो, और वो हर कल्चर की जरूरत है ताकि बेटे के मन में कुछ ऐसी फीलिंग्स ना आने लगे, क्योंकि वो बड़ा होने वाला है। बेटी को वो दिक्कत नहीं आती है, तो माँ और बेटी जिंदगी भर एक साथ सो भी सकती हैं, हर तरह की बात कर लेती है, क्योंकि माँ के जीवन के अनुभव और बेटी को जो अनुभव होंगे किशोरावस्था के बाद वैसे ही सेम होने वाले हैं। तो बच्ची माँ से ही बात करेगी, बेटा भी किशोर होगा और बेटा माँ से बात नहीं कर पाएगा, और बेटे और बाप में तो और कम बात होती है। तो जो बेटा नाम का जो प्राणी है ना घर के अंदर, वो इमोशनली बहुत अकेला है। वो जब बड़ा होता है तो वो अपनी बातें, स्पेशली द चेंजेस इन बॉडी जो उसको फील होते हैं, बाप से तो वो कोई बात नहीं कर पाता, तो ये तो क्या ही करेगा। माँ भी इन मामलों में थोड़ा सा पर्दा रखती है बेटे के साथ, बेटी के साथ नहीं रखती है। बहन से कैसे बात करे इस तरह की। भाई अगर है बराबर उम्र का तो शायद कर ले, पर बहुत कम घरों में भाइयों में दोस्ती वाला संबंध होता है। आमतौर पे वहाँ वो सम्मान और रिस्पेक्ट वो हावी हो जाता है। इसलिए 13-14 साल के लड़के के पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो अपने दोस्तों से बात करे। दोस्त भी उतने ही अकेले हैं अपने अपने घर में, सही किसी को नहीं पता है, तो कहीं कहीं से वो ज्ञान चुराते हैं, आपस में शेयर करते हैं, गैंग बनाते हैं अपना। और क्योंकि घर के अंदर से वो इमोशनल स्टेबिलिटी उनको नहीं मिलती है, सपोर्ट नहीं मिलती है इन मामलों में, तो लड़के, मतलब नैन्सी कोडोरो जो बता रही है, मैं उनकी बात बता रहा हूँ जी। तो लड़का एक विद्रोह के भाव में रहता है कि मुझे मेरी माँ ने मुझसे अलग कर दिया और मैं अपनी बहन की तरह माँ के साथ नहीं रह पाता हूँ। तो घर की दुनिया से डिटैच होके बाहर की दुनिया में सुकून ढूंढता है। इसलिए आप देखेंगे जनरली लड़कों के लिए पैसा, रुतबा, पावर, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इसकी जितनी वैल्यू है जनरली लड़कियों के लिए नहीं होती है, क्योंकि वो घर के माहौल में अपनी माँ के साथ, पापा के साथ जितना सुकून उनको मिलता है, तो इनके लिए सफलता के मायने जनरली अलग रहते हैं। वो सफलता प्यार मोहब्बत में ज्यादा देख पाती हैं। इसलिए आप फिल्मों में देखेंगे जब लड़के लड़की मिलते हैं तो लड़की क्या बोलती है, एक छोटा सा घर हो, तुम रहो मैं रहूं। लड़का ऐसी बात आमतौर पर नहीं बोलता है। उसका सपना छोटा घर नहीं है, उसका सपना केवल तुम रहो मैं रहूं नहीं, उसका सपना है कि एक महल हो, 50 नौकर चाकर हो, 20 गाड़ियां हो, क्योंकि वो खुद को साबित करना चाह रहा है बाहर की दुनिया में। और लड़की, सभी नहीं, जनरली लड़कियों के लिए सुकून का बिंदु है घर, परिवार, दोस्तों का समूह, एक छोटा समूह जहां इमोशंस आपस में शेयर हो जाएं, न कि ऑब्जेक्ट से वो अपने आप को डिफाइन करें। और ये इसकी जड़ है बचपन का वो अनुभव जब बेटे को मां से अलग किया जाता है। दिखा देते हैं कि
3% मार्क्स इन दैट पेपर। उससे मैथ्स आता है, रीजनिंग है और कॉम्प्रिहेंशन है। यूपीएससी पिछले 3-4 साल से मैथमेटिक्स का पोर्शन ना केवल बढ़ा रही है, जो कि ठीक है, लेकिन वो एक अनुपात होना चाहिए ना। पहले क्या था कि 80 क्वेश्चंस में से लगभग 1/3 होते थे कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, मैथ्स। So even if a student is not very good in maths, he or she can manage with the help of reasoning and comprehension because 27 questions are to be corrected. तो यूपीएससी ने मैथ्स का थोड़ा सा प्रपोर्शन बढ़ाया, बढ़ते बढ़ते वो करीब 40 क्वेश्चन तक आ गया 80 में से। वो भी लोग मैनेज करते हैं किसी तरह से, क्योंकि बाकी 40 क्वेश्चन तो हैं और मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे। इस बार जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं, आईआईटी के बहुत सारे बच्चों ने ये कहा मुझसे, जो सिलेक्ट हो चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि पेपर देख के हमारे होश उड़ गए। बहुत सारे बच्चे जो आईआईटी से बीटेक हैं, उनका सीसेट नहीं हुआ है। सच लेवल ऑफ मैथ्स क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन जो कैट के एग्जाम में आते हैं, एग्जैक्टली वो सवाल पूछे गए हैं। एक पिटीशन कुछ बच्चों ने लगाई कैट में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में, और रिजल्ट आ गया है। तो उससे ये जो डिफरेंस आया इस बार, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सिलेक्ट हो चुके हैं ईएस में, मतलब आईपीएस में हो गए, आईआरएस में हो गए, एंड दे वर ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर रैंक। बड़ा सरप्राइजिंग है। मैं करीब ऐसे 50 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने फिर से एग्जाम दिया आईआरएस आईपीएस बनने के बाद। उनमें से कम 30-35 का प्रीलिम्स नहीं हुआ इस बार। लेकिन अल्टीमेटली प्रीलिम्स तो हुआ ही है 14,000 लोगों का। तो ऐसे लोग जिनका मैथ्स अच्छा था, बाकी बहुत आइडिया शायद नहीं था एग्जाम का, उनका हो गया। तो मेंस में कंपटीशन थोड़ा सा कम हो गया इस बार। होना क्या चाहिए यूपीएससी को, मुझे नहीं पता क्या अप्रोच है उनके, क्या समझ है। प्रीलिम्स का एग्जाम स्क्रीनिंग टेस्ट है, आप इतना मुश्किल कर देंगे कि बहुत सारे योग्य लोग वहीं खत्म हो जाएंगे। इतना मुश्किल, और मुश्किल भी उन चीजों में जिनका यूपीएससी में करियर से बहुत लिंक है नहीं। एक बेसिक लेवल की डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, बेसिक मैथ्स, परसेंटेज, एवरेज, प्रोपोर्शन समझ में आता है, आना चाहिए। स्टैटिस्टिकल टूल्स आने चाहिए, समझ में आता है। पर अब आप नंबर सिस्टम के नाम पर कैलकुलस के लेवल के सवाल पूछेंगे जिनका कोई मतलब नहीं है उसके करियर से, और है भी तो इतना कि ट्रेनिंग में आराम से कोई सीख लेगा। तो मेरे ख्याल से वो पेपर बनाने वालों की पॉलिसी में या तो कोई अंडरस्टैंडिंग मिस्टेक है, या इस बार एक एक्सीडेंट हुआ है, अगली बार शायद ठीक हो जाएगा।